Hello everyone, welcome to DSS online classes. This is Reena Chaurasia, your computer teacher. Today's topic is using formulae. Excel provides you with some really simple but powerful features and facilities to enter the formulae to get even complex calculations done without any difficulty. You can build up formulae using the mathematical operators. The mathematical operators are माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में कई ऐसे सिंपल लेकिन पावरफुल फीचर्स और फैसिलिटीज़ हैं जिनकी हेल्प से आप फॉर्मूले एंटर करके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी बिना किसी डिफ़िकल्टी के कर सकते हैं। आप फॉर्मूले बनाने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। क्या हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और कौन कौन से हैं? प्लस का मीनिंग है एडिशन। प्लस का यूज़ हम क्यों करते हैं? एडिशन करने के लिए। ये तो आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एडिशन कैसे करते हैं और प्लस का मतलब क्या होता है। प्लस का मतलब होता है एडिशन। और कैसे करते हैं यहाँ देखिए लिखा हुआ है 5 + 2 + 55। इन सबको ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 62। फिर है माइनस। अब इस माइनस ऑपरेटर का क्या यूज है? तो इस माइनस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल 89 - 78 रिजल्ट कितना आएगा? 11। फिर क्या है? डिवीज़न। 125 / 5 = 25। कितना रिजल्ट आएगा? अगर 125 को 5 से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 25। फिर है मल्टीप्लिकेशन। 7 × 6 = 42। अगर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? 42। नेक्स्ट इज परसेंट। 3%। 3% कितना होगा? 3। ओके 100 का अगर 3% करते हैं तो कितना होगा? 3 होगा। ओके नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशिएशन। 4 एक्सपोनेंशिएशन 2। इसका मतलब है 4 एक्सपोनेंशिएशन 2 का मतलब है 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके तो 4 × 4 = कितना होता है? 16। आई बात समझ में? अगर 2 एक्सपोनेंशिएशन 4 रहता तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना रहेगा। अगर 2 एक्सपोनेंशिएशन 4 रहता तो इसका मतलब ये रहता कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके तो कितना होगा? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16। ओके आ रही है बात समझ में? सपोज अगर रहता 3 एक्सपोनेंशिएशन 4 तो इसका मतलब क्या रहेगा? इसका मतलब होगा 3 एक्सपोनेंशिएशन 4 है तो इसका मतलब है 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके आ रही है बात समझ में? और ऐसे ही अगर 2 एक्सपोनेंस 2 रहता तो इसका मतलब रहता कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 2 × 2। तो क्या रिजल्ट आता? 4 आता। आ रही है बात समझ में? अगर 5 एक्सपोनेंशिएशन 2 है तो इसका मतलब है कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट कितना आएगा? 5 × 5 25। ओके आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट इज एंटरिंग अ फॉर्मूला। You always enter a formula starting with an equal to sign. For example, equal to C11 plus D11 plus E11 is a valid formula which will add up the values stored in the cell addresses C11, D11 and E11. If you don't place the equal to sign before the formula, the expression will be taken as the label alphanumeric entry. आप हमेशा जब भी फॉर्मूला एंटर करते हैं तो उस फॉर्मूला के पहले इक्वल टू साइन लगाते हैं। इक्वल टू साइन लगाते हैं ना आप, जैसे कि इक्वल टू C11 + D11 + E11।
तो इस C11 प्लस D11 प्लस E11 का मतलब ये होगा, इस फॉर्मूले का मतलब ये होगा कि C11 में जो वैल्यू होगी, D11 में जो वैल्यू होगी और E11 में जो वैल्यू होगी, उन तीनों को ये ऐड कर देगा। ये फॉर्मूला क्या कर देगा, C11 की वैल्यू को, D11 की वैल्यू को और E11 की वैल्यू को ऐड कर देगा। ओके, अगर आप इक्वल टू साइन नहीं लगाते हैं, मीन्स कि आप सिंपली लिखते हैं, इक्वल टू साइन आप छोड़ देते हैं और सिंपली लिखते हैं C11 प्लस D11 प्लस E11, तो क्या तब ये इन तीनों में जो वैल्यूज होंगी उनको ऐड नहीं करेगा, तब ये उसको एक लेवल की तरह लेगा, एक अल्फा न्यूमेरिक एंट्री की तरह लेगा। ठीक है, कॉपिंग अ फॉर्मूला। A formula in a cell can be copied easily in other cells with two options. First is changing the cell address according to where it has been copied. This is called the relative referencing. Copying a formula. फॉर्मूला कॉपी करने के टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि रिलेटिव रेफरेंसिंग और सेकंड क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है कि जब हम किसी फॉर्मूला को किसी दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो उस सेल के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होता है, कीपिंग द सेल एड्रेस कांस्टेंट वेयर इट इज बीन कॉपीड, कीपिंग द सेल एड्रेस कांस्टेंट वेरेवर इट इज बीइंग कॉपीड। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होता है कि आप उस फॉर्मूला को कहीं पर भी कॉपी कर दो, वो चेंज नहीं होगा, उस सेल के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं। ओके, मीन्स कि क्या है, कॉपी करने के फॉर्मूले के को टू मेथड्स हैं। फर्स्ट है रिलेटिव रेफरेंसिंग और सेकंड है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होगा कि सेल एड्रेस चेंज हो जाएगा जिस सेल में हम कॉपी करेंगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होगा, सेल एड्रेस कांस्टेंट रहेगा, भले से हम उसको कहीं पर भी कॉपी कर लें, किसी भी सेल में कॉपी कर लें। सो let's learn deeply about relative referencing. In relative referencing, when you copy a formula to different cells, the cell addresses in the formula change according to the rows and columns where the formula is being copied. Relative referencing में क्या होता है, जब हम एक फॉर्मूला को डिफरेंट सेल्स में कॉपी करते हैं तो सेल एड्रेस उस सेल के रो और कॉलम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है जिस सेल में हमने फॉर्मूला को कॉपी किया है। लुक एट द गिवन एग्जाम्पल, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला इक्वल टू B2 प्लस C2 इन द सेल D2 टू गेट द टोटल फॉर द वैल्यूज इन द सेल्स B2 एंड C2। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम यहाँ करते हैं इस वाले सेल में, आई जूम इट, अगर हम इस सेल में फॉर्मूला लिखते हैं, क्या फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल टू B2 प्लस C2, तो क्या होगा जब हम लिखेंगे इक्वल्स टू B2 प्लस C2, तो ये क्या करेगा कि ये सेल एड्रेस आप जानते हैं ये B2 है और ये क्या है C2 है और ये क्या है D2 है। तो जब हम इस D2 में लिखेंगे इक्वल्स टू B2 प्लस C2, तब ये क्या करेगा कि B2 में जो वैल्यू है और C2 में जो वैल्यू है उन दोनों को ऐड करके यहाँ D2 में डिस्प्ले करेगा। तो B2 में क्या वैल्यू है हमारी 56, C2 में क्या वैल्यू है 78। ठीक है, मीन्स कि हम यहाँ लिखे हैं इक्वल्स टू B2 प्लस C2, तो B2 की वैल्यू 56 है और C2 की वैल्यू क्या है 78। तो ये इन दोनों को ऐड करके D2 में डिस्प्ले करेगा, क्या डिस्प्ले करेगा 134। ठीक है, 56 और 78 को ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा 134। तो ये फॉर्मूला क्या करेगा कि D2 में
डिस्प्ले कराएगा 134। ओके, वैसे ही अगर हम यहाँ लिखते हैं इस D3 में अगर हम लिखते हैं इक्वल्स टू B3 प्लस C3, तो ये क्या करेगा, ये B3 है, ये C3 है, तो B3 की वैल्यू 34 है और C3 की वैल्यू 67 है। तो क्या करेगा ये फॉर्मूला, B3 और C3 की वैल्यू को जो कि 34 और 67 है, इन दोनों को ऐड कर देगा और रिजल्ट D3 में डिस्प्ले करेगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, 101। ठीक है, फिर क्या है, द सेल एड्रेस in the formula will automatically change themselves according to the cell in which it is being copied। रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होगा कि इस एड्रेस को, इस सेल एड्रेस को, इस फॉर्मूले को हम जिस भी सेल में लिखेंगे उस सेल के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इक्वल्स टू B2 प्लस C2 को D3 में कॉपी कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू B3 प्लस C3 बन जाएगा। अगर हम इसको D4 में कॉपी कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू B4 प्लस C4। अगर हम इसको D5 में कॉपी कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू B5 प्लस C5। अगर हम इसको D6 में कॉपी कर दें तो ये क्या बन जाएगा, B6 इक्वल्स टू B6 प्लस C6। आ रही है बात समझ में। रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या हो रहा है कि जिस भी सेल में हम कॉपी करेंगे उस सेल के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज रिमेंबर यू कैन आल्सो ड्रैग द ऑटोफिल हैंडल टू कॉपी द फॉर्मूला इन द रेस्ट ऑफ द सेल्स। आप ऑटोफिल हैंडल का यूज़ भी कर सकते हैं फॉर्मूला को बाकी सेल्स में कॉपी करने के लिए। ओके, हियर इज एन एक्टिविटी नंबर 10 टू कॉपी अ फॉर्मूला to calculate the sum of the marks scored by all students। क्या करना है इसमें आपको, इसमें जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने साइंस में और मैथ में कितने मार्क्स पाए हैं, मतलब कि अरुण ने साइंस और मैथ्स मिलाकर कितने मार्क्स पाए हैं, सेबी ने साइंस और मैथ्स मिला के कितने मार्क्स पाए हैं, ये टोटल करना है हमें। तो इस टोटल करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट द फॉर्मूला एंड सेलेक्ट द सेल। सबसे पहले हमको क्या करना है, फॉर्मूला क्रिएट कर लेना है और सेल को सेलेक्ट कर लेना है। तो फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे हम, इसमें हम लिखेंगे, ये रहा हमारा D2। तो इस D2 में हम टाइप करेंगे कीबोर्ड से इक्वल्स टू B2 प्लस C2। ठीक है, इतना हम लिखेंगे। ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया हमारा। ये फॉर्मूला क्यों क्रिएट हुआ है, B2 और C2 की वैल्यू को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा और क्रिएट करने के बाद इस सेल को, मतलब कि D2 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर डैट क्लिक ऑन द होम टैब। अब क्या करना है, हमें होम टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप इज क्लिक ऑन द कॉपी बटन। Now you have to click on copy button. This is copy button. Okay. Now fourth step is select the range of cells from D3 to D6। अब आपको क्या करना है, D3 से लेकर D6 तक के रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। ये D3 है आपका, ये D4 है, ये D5 है और ये D6 है। तो आपको क्या करना है, D3 से लेके D6 तक के रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, कहाँ से कहाँ तक, D3 से लेकर D6 तक हमको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिफ्थ स्टेप इज क्लिक ऑन द पेस्ट बटन। अब आपको क्या करना है, इस पेस्ट बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो होगा क्या, द फॉर्मूला विल बी कॉपीड एंड द वैल्यूज विल बी कैलकुलेटेड। फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगी। You will notice that the cell address in the formula has been changed according to the row and column in which it has been copied। आप नोटिस करेंगे कि सेल एड्रेस, फॉर्मूला में जो सेल एड्रेस है वो जिस सेल में वो कॉपी हुआ है उसके रो और कॉलम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। इसका मीन्स क्या है, मीन्स ये है कि
यहाँ पे था इक्वल्स टू D2 प्लस C2, तो ये ये इक्वल्स टू B2 प्लस C2 जब इसमें कॉपी हुआ है तो इक्वल्स टू B3 प्लस C3 हो गया है, इसमें इक्वल्स टू B4 प्लस C4 हो गया है। ऐसे ही इस वाले में रो 5 में क्या हो गया है, इक्वल्स टू B5 प्लस C5 हो गया है, और इस 6 वाले कॉलम में रो में क्या हुआ है, इक्वल्स टू B6 प्लस C6 हुआ है। ओके, मीन्स कि फॉर्मूला हमारा क्या था, इक्वल्स टू B2 प्लस C2। ठीक है, तो ये जिस भी सेल में वो कॉपी हुआ है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला का सेल एड्रेस चेंज होता गया है। ओके, नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। In absolute referencing, when you copy a formula to different cells, the cell address in the formula remains the same irrespective of where the formula is being copied. Absolute referencing में जब आप फॉर्मूला को डिफरेंट सेल्स में कॉपी करते हैं तो फॉर्मूला में जो सेल एड्रेस है वो सेम रहता है एज इट इज़, जैसा वो था, भले ही आप उसको कहीं पर भी कॉपी करें, किसी भी सेल में कॉपी करें। ओके, टू मेक अ सेल एड्रेस एब्सोल्यूट, ऐड अ डॉलर साइन बिफोर द रो एंड कॉलम एड्रेस ऑफ द सेल इन द फॉर्मूला। किसी भी सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए आपको उस सेल एड्रेस के रो और कॉलम के पहले डॉलर साइन ऐड करना पड़ता है। For example, the cell address $E$2 will remain the same in any of the cells wherever it is copied. जैसे कि $E$2 ये हमेशा सेम रहेगा, आप इसको किसी भी सेल में कॉपी कर लीजिए। तो ये क्या ये हमारा है कॉलम लेटर और ये हमारा है रो नंबर। तो इस रो नंबर के आगे हमने डॉलर साइन लगा दिया ये, और इस कॉलम लेटर के पहले भी हमने डॉलर साइन लगा दिया। तो जब हमने डॉलर साइन लगा दिया तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। ओके, रिमेंबर एन एब्सोल्यूट एड्रेस इज द सेल एड्रेस दैट डज नॉट चेंज। एब्सोल्यूट एड्रेस वो सेल एड्रेस होता है जो चेंज नहीं होता है। ओके, क्विक क्विज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, एक्टिविटी 11, टू शो द यूज ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग व्हाइल कॉपिंग अ फॉर्मूला। द कंप्लीट प्रोसीजर टू कॉपी द फॉर्मूला इज एज शोन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। जस्ट क्रिएट द न्यू फॉर्मूला एज इक्वल्स टू B2 प्लस C2 प्लस $E$2। अब क्या करना है हमें कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का, इसमें हमने E2 को एब्सोल्यूट कर दिया है। क्या किया हमने, E2 को एब्सोल्यूट कर दिया है, और E2 को एब्सोल्यूट करने के लिए हमने क्या किया है, ये कॉलम लेटर के पहले डॉलर साइन लगा दिया है और इस रो नंबर के पहले हमने डॉलर साइन लगा दिया है। तो जब हमने डॉलर साइन लगा दिया है तो ये एब्सोल्यूट हो गया है, मतलब कि इसको हम किसी भी सेल में कॉपी कर ले ये चेंज नहीं होगा। ओके, तो कैसे अब चेंज ये नहीं होता है देखते हैं इसमें कैसे कॉपी करते हैं। ये तो हम प्रीवियस एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं। अब एक न्यू फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं, इक्वल्स टू B2 प्लस C2 प्लस $E$2। ओके, तो जब इसको हम E3, E4, E5 और E6 में कॉपी करेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये जो B2 प्लस C2 है इसमें तो कोई डॉलर साइन नहीं लगाया ना, तो मतलब कि ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है। तो जब रिलेटिव रेफरेंसिंग किसी सेल में कॉपी होता है तो उस सेल के रो और कॉलम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो जब हम इसको E3 में कॉपी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू B3 प्लस C3। ठीक है, इस सेल के रो और कॉलम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया, लेकिन ये जो पार्ट है ये हमारा है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का। तो ये एब्सोल्यूट है, मतलब कि $E$2 एब्सोल्यूट है, तो ये जब E3 में भी कॉपी होगा तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है,
तो $E$2 था, तो ये इस सेल में भी $E$2 ही रहेगा। फिर जब हम इसको E4 में कॉपी करते हैं तो जो हमारा B2 प्लस C2 था वो क्या हो गया यहाँ पे इक्वल्स टू B4 प्लस C4 हो गया, लेकिन जो एब्सोल्यूट पार्ट था इसका $E$2 वो यहाँ पर भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे B5 प्लस C5 हो गया है और प्लस $E$2 सेम है। ठीक है, फिर ऐसे ही जब हम E6 में इसको कॉपी करते हैं तो क्या होगा, जो हमारा B2 इक्वल्स टू B2 प्लस C2 था वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू B6 प्लस C6 में, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट है वो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस $E$2। आ रही है बात समझ में। एक थर्ड टाइप होता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। द सेल एड्रेस वेयर वन कंपोनेंट रो एड्रेस और कॉलम एड्रेस इज मेड एब्सोल्यूट and the other not absolute like $E2, $D3 is called mixed referencing। मिक्स रेफरेंसिंग में क्या होता है कि हम किसी एक कंपोनेंट को एब्सोल्यूट कर देते हैं। किसी एक कंपोनेंट को एब्सोल्यूट करने का मतलब है जैसे कि एक सेल है E2, तो हम इसको दो तरीके से एब्सोल्यूट कर सकते हैं, या तो हम बस कॉलम लेटर को एब्सोल्यूट कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे $E2, और हम चाहें तो बस रो नंबर को भी एब्सोल्यूट कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे $E$2। ये दोनों मिक्स रेफरेंसिंग के एग्जाम्पल हैं।